प्रोग्राम मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले बोर्ड ऑफ पीस बाज़ाब्ता तौर पर कायम, डिवोर्स में चार्टर पर दस्तखत, पाकिस्तान समेत 19 ममालिक की शमूलियत। मगर सवाल यह है कि क्या यह प्लेटफॉर्म अक़वाम मुत्तहिदा की अहमियत को कम कर देगा? यूरोपीय यूनियन के बेशतर ममालिक और बरतानिया ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से इनकार कर दिया। हमास की जानिब से गजा अमन बोर्ड में नेतन्याहू की शमूलियत की सख्त मजम्मत। पाकिस्तान की बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर मौलाना फजलुर रहमान बरहम। हुकूमत पर आलमी दबाव में फैसले करने का इल्जाम। फलस्तीन नुमाइंदगी के बगैर अमन बोर्ड धोखा है। क्या वजीर आजम फसाद की जड़ नेतन्याहू के साथ अमन हल तलाश करेंगे? अरकान पार्लियामेंट के असासे खुफिया रखने पर अपोजिशन हुकूमत इकट्ठे हो गए। कौमी असम्बली से इलेक्शंस एक्ट में तरमीमी बिल मंजूर। अब कौमी सूबाई असम्बलियों के अरकान और सेनेटर्स के असासे स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की इजाजत के बगैर अवाम के सामने नहीं आएंगे। रावलपिंडी में 163 हाई राइज इमारतों में से सिर्फ एक मुकम्मल फायर सेफ्टी के मयार पर पूरी उतरी, तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद में इमरजेंसी निजाम खुद इमरजेंसी का शिकार। कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज के अपने हेडक्वार्टर में भी फायर सेफ्टी मैकेनिज्म मौजूद नहीं। 18 बरस में भर्ती होने वाले स्टाफ की तरबियत न होने का इंकशाफ। क्या गुल प्लाजा कराची जैसे सानेहात से सबक सीखा गया? ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आमिर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस बोर्ड ऑफ पीस, जिस तरह से ये बाज़ाब्ता तौर पे आज हमने देखा, जो विजुअल्स थे, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो भी इस पर दस्तखत कर रहे थे एंड इट वाज अ वेरी हैप्पी एनवायरनमेंट। बड़ा खुशी खुशी ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम रद्द अमल देख रहे हैं तो वो बड़ा शदीद किस्म का आ रहा है, स्पेशली पाकिस्तान के अपने इस फैसले पर। कोई शदीद रद्द अमल तो नहीं, सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान ने हौसला करके बहुत शदीद रद्द अमल का इजहार किया है जो आपने अपने इब्तिदाई में दिखाई है। उनके अलावा तो दूर दूर तक मुझे किसी की आवाज़ नहीं आई। PTI का इन राइटिंग जो है वो मजम्मती बयान आया है, मगर मैंने पार्लियामेंट में कोई उनकी तकरीर के कोई या दिखे नहीं गए या हमें नहीं दिखाए गए। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस क्या है। ये हमारे लिए सवाल नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए इस वक्त बहुत बड़ा सवाल। वो इसलिए कि इसकी अभी ज़्यादा तफसीलात नहीं आई हैं। इसका जो चार्टर की कुछ तफसीलात जो आई हैं वो वाशिंगटन पोस्ट में, गार्डियन में, इसराइल के 1-2 अखबारों में उसके कुछ हिस्से छपे हैं। सो अभी क्लियर नहीं है कि ये क्या बला है और इसका क्या एजेंडा है। 2 तरीके हैं देखने के। एक तो ये कि जनाब ये कोई बहुत बड़ी यूनाइटेड नेशंस के पैरेलल एक मुतबादल इदारा बनाया जा रहा है जो कि अमेरिका के कंट्रोल में होगा और जाहिर है उसके चेयरमैन जो हैं वो खुद प्रेसिडेंट ट्रंप हैं और उनकी मर्जी से इसके अंदर मुल्कों को इनवाइट किया गया है। लोग निकाले भी जा सकते हैं, इसके अंदर शामिल भी किए जा सकते हैं। इसका एजेंडा भी वो तय करेंगे, इसके अंदर शमूलियत भी वो डिसाइड करेंगे, इसके रेजोल्यूशन भी वो पास करवाएंगे। उसके बाद वो इसके एज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स नहीं, वो अपनी ज़ाती हैसियत में इसके चेयरमैन हैं और उनके अपने निकालने का तरीका या तो 2/3 इसके मेंबरान निकाल पाएंगे या वो खुद बताएंगे कि मेरे बाद भी जो 3 साल बाद कौन बनेगा या नहीं बनेगा। अच्छा। तो ये यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका भी नहीं कह सकते, ये यूनाइटेड नेशंस ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप है। तो ये UNT इसको आप कह लेंगे, मेरी एब्रीविएशन है। अब इसके क्या इख्तियारात होंगे ये भी वाज़ेह नहीं है। 2 इसके अंदर बातें हैं। एक ये कि जो चार्टर दिया गया है, जो मखसूस उसके चंद हिस्से जो सामने आए हैं, उसके अंदर जिक्र है कि इसका एजेंडा सिर्फ गाजा तक महदूद नहीं है, बल्कि ये इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है उन मामलात में भी ये अपने रेजोल्यूशन पास करेगा। अब किस हद तक ये कोई अमल पैरा हो सकता है या इफेक्टिव हो सकता है, इसके आगे भी इसके मुतल्लिक भी काफ़ी सारे सवालात हैं। मज़ीद ये कि ये एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड ज़ाहिर है इसके अंदर शामिल किया गया है और जिसके अंदर कोई फ़लस्तीनियन नुमाइंदगी नहीं है। तो एक तो इसके अंदर जो 19 आपने करवाई हैं, कुछ गिनतियों में 25 मुल्कों ने भी शामिल किया है और 25 में ज़्यादातर जो हैं वो 13-14 आधे से ज़्यादा वो मुसलमान ममालिक हैं।
कि मुसलमान ममालिक हैं और ज़्यादातर जो सोच नज़र आ रही है कि रॉन्ग साइड ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उसके पे नहीं होना चाहता, लोग उनको नाराज़ नहीं करना चाहते, उनका एक अपना डमीनर एक तरीकाकार है कि ज़रा तुम मुल्क कहते हैं कि बच बचा के वक्त गुजार लिया जाए, तो इस वजह से शामिल हो गए हैं। तो ये देखना होगा कि क्या गाज़ा के मतलब जो उसका जो बनाया गया इसका गाज़ा एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी है, तो क्या ये उसके अंदर उन्होंने आज तकरीर के अंदर जब शहबाज शरीफ साहब वहाँ शामिल थे, बैठे हुए थे, तो जिक्र किया कि हमास से डीमिलिटराइज करवाना है, तो क्या मेंबरान को एग्जैक्ट करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे। मुसलमान ममालिक भी जो ये 13 के करीब शामिल किए हैं, इसमें वो 8 ममालिक जिन्होंने शर्मुल शेख में जब ये 20 नुकाती अमन गाज़ा का आया था, एग्रीमेंट हुआ था, वो 8 शामिल हैं। मगर मैं ये देख रहा था कि जो इनका एलामिया ये मुसलमान ममालिक का आया है उसके अंदर एक बड़ी अहम शिक डाली हुई है। उन्होंने कहा जी हर मुल्क जो है वो अपने मुफाद के मुताबिक बायलैटरल बाहमी जो है मुआहदा करेगा इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल करते हुए, क्योंकि हर एक के मफाद, हर एक की पॉलिसीज डिफरेंट हैं। उन्होंने कहा हम साइन तो कर रहे हैं मगर हर मुल्क अपने मुताबिक जो है इसकी कि उसने क्या कमिटमेंट कर रहा है। सो ये पहले भी एक सवाल है कि ये जो मुआहदे हैं ये कितने बाइंडिंग हैं। और दूसरा इसके अंदर अहम ये है कि पाकिस्तान ने अभी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने साइन तो कर दिया, मगर हमारे पास अभी उसके खदोखाल नहीं आए कि इसके क्या खदोखाल हैं, हमने क्या साइन किया है, बाकियों ने क्या साइन किया है, इसकी क्या जुरिस्डिक्शन है, इसकी क्या इख्तियार है। ये काफ़ी सवाल हैं। एक तो ये है कि जनाब ये बस बचने का एक प्रेसिडेंट ट्रंप के इस तरह के शौक होते हैं, कभी वो बदलते रहते हैं महीने बाद, ये भी एक शौक आजकल चलाया हुआ है। उसकी कम अहमियत की एक मिसाल ये भी है कि इसके अंदर दुनिया के बड़े ममालिक नहीं हैं। P5 फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो हैं सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर जिनके पास वीटो इख्तियार है उनमें से कोई शामिल नहीं है। इसके अंदर मिडिल इनकम कंट्रीज़ भी नहीं हैं, सिर्फ यूरोप से बुल्गारिया और हंगरी हैं। ज़्यादातर मुसलमान ममालिक हैं और 13 मुसलमान ममालिक में से बाय द वे अल्हम्दुलिल्लाह 11 वो हैं जिनको अमेरिका ने इमिग्रेशन वीज़े के लिए हाल ही में बैन किया हुआ है। तो ये देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में ज़्यादा जब इसकी तफसीलात आ जाएंगी तो इसके ऊपर बेहतर तबसरा हो सकता है। जी बिल्कुल आमिर साहब, बहुत सारे सवालात भी हैं इस सारे मामले को लेकर। क्यों इस पर बहस नहीं कराई गई, क्यों इस अहम तरीन मामले को डिस्कस नहीं किया गया, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। हमारे साथ गेस्ट मौजूद है डॉक्टर वैस सलीम, सीनियर तज्जियाकार, और मुजीब रहमान, तज्जियाकार और सहाफ़ी, वाशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों को वेलकम करेंगे। जी आमिर साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, डॉक्टर साहब आपका भी और मुजीब का। मुझे मुजीब की वैसे इतला है कि ये वाशिंगटन से इस वक्त आखिरी दफ़ा जब इनसे बात हुई ये पाकिस्तान की तरफ फ्लाइट के अंदर गामजन थे और मुझे ये 4 सदा की पीछे खिड़कियां नज़र आ रही हैं बाहर। एनीवे ये NPR में वाशिंगटन में होते हैं, प्रोफेसर साहब जो हैं वहाँ पढ़ाते हैं, मगर जर्नलिज्म के साथ इनका हमेशा गहरा ताल्लुक रहा है। मैं मुझीब आपकी इजाज़त से डॉक्टर साहब से शुरू करता हूँ। डॉक्टर साहब अभी काफ़ी सारा इबहाम है कि ये बोर्ड ऑफ पीस जो है इसके मुतालिक बेताशा सवाल ज़्यादा हैं, जवाब कम है, इसके चार्टर के मुतालिक भी, इसके इख्तियारात के मुतालिक भी। पाकिस्तान ने बड़ी जल्दी की और मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ी शदीद तनकीद की कि हमारे यहाँ एक स्कूल ऑफ थाट था कि इसके ऊपर बहस कर ली जाती, इंतज़ार कर लिया जाता कि इसका एजेंडा क्या है, मगर बहरहाल हमने साइन कर दिए। क्या देखते हैं इसके इख्तियारात और एजेंडे के मुतालिक? बहुत शुक्रिया आमिर साहब। देखिए पहले भी इस बारे में जब आपसे बात होती रही है तो मैं बार बार कहता रहा हूँ कि हमें एक इनडिसेंट हेस्ट नजर आता है। और ये जी आप पे यही सवाल मैं टॉस करता हूँ कि अभी ये सबसे अहम सवाल ये है कि इसके चार्टर के अंदर जिक्र किया गया है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो आमिर साहब आपकी आवाज चलेगी। जी सवाल दोहराइए आपका। जी सवाल सबसे अहम जो है कि ये क्या इसके एजेंडे में चार्टर में इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है या ये गाजा स्पेसिफिक ज्यादा है, कैसे देखते हैं आप इसको? शुक्रिया आमिर साहब एक दफ़ा फिर। और मैं अभी अपनी न्यूज़ रूम के साथ राब्ते में था क्योंकि वो यहाँ से उनके लिए रिएक्शन कलेक्ट करना था, वो मैंने भेज दिया और मैं साथ साथ पढ़ भी रहा था। तो जिस चार्टर में ये बात है कि रीजनल रिलेशंस फॉर पैलेस्टीनियंस,
मतलब वहाँ पे गवर्नेंस को की कैपेसिटी को रीबिल्ड करना, कि वहाँ पर लोगों को ट्रेन करके कि कैसे वो हुकूमत करेंगे उस जगह पे और कैसे चलाएंगे मामलात को। तो रीजनल रिलेशंस उसमें बहुत ज़्यादा वाज़ेह लिखा हुआ है। उसमें कहीं ये नहीं है, हाँ खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि ये ट्रंप चाहता है कि एक यूएन का मुतबादिल हो जिसको वो खुद कंट्रोल करे, और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो तनकीद हो रही है वो ये है कि ये इसमें चार्टर में ये नहीं लिखा हुआ कि द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स विल चेयर दिस बोर्ड। उसमें ये लिखा हुआ है कि डोनाल्ड जे ट्रंप विल। तो इसका मतलब है कि चाहे वो अमेरिका के सदर रहे ना रहे, वो ताहयात इसकी चेयरमैनशिप। जी ये इसके अंदर है कि वो 3 साल तक वो ही रहेंगे। इसके बाद उन्होंने खुद फैसले करने हैं कि वो आइंदा प्रेसिडेंट बनने के बाद रहते हैं, यानी आपकी भी ऑडियो का मसला दरमियान में मुजीब आया। तो डॉक्टर साहब को मेरा ख्याल, डॉक्टर साहब आप ओवरऑल एक पहले हमें ओवरव्यू दें इसके मुतालिक। जी बहुत शुक्रिया आमिर साहब। देखिए, मैं पहले भी ये कह रहा था कि इस बारे में हमने जितनी दफा पहले बात की है तो मैंने बार बार ये कहा है कि हमें एक इनडिसेंट हेस्ट नजर आता है, और ये जिस इब्हाम का आप तस्करा कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये फॉग जानबूझकर क्रिएट की गई है ताकि किसी को जो असल सूरत हाल है उसका पता न चले और जो मखसूस मकासद हैं वो हासिल कर लिए जाए। मेरे लिए जितना भी मैंने इसको देखा है, फॉलो किया है, पढ़ा है इसके नुकात को, मुझे ये पीस डील से ज्यादा एक बिजनेस डील नजर आती है, क्योंकि जब इसको पेश भी किया गया था तो इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप, स्टीव विटकॉफ और जितने लोग इसको पेश करने वाले और इसको पुश करने वाले थे, उन सब का वहां की जमीन में और वहां होने वाली डेवलपमेंट में इंटरेस्ट था। अब जैसे ही ये बोर्ड ऑफ पीस अनाउंस हुआ है, इसको लॉन्च किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उनके दामाद जैरेड कुशनर ने एक जो है वो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल रफा का रीडेवलपमेंट का प्लान दे दिया है, जिसमें वो ये दावे कर रहे हैं कि 2035 तक $10 बिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी, 5 लाख नौकरियां होंगी, 1 लाख वहां पे घर बनाए जाएंगे, $35 अरब की इन्वेस्टमेंट आएगी। तो ये जो पीस है या अमन है वहां पे लोगों के लिए, उससे ज्यादा इन कुव्वतों का इंटरेस्ट इसमें सर्व होगा। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ये ऐलान कर रहे थे, उस वक्त 4 लोग कत्ल किए गए हैं पैलेस्टाइन में। पिछले 48 घंटे में 11 बॉडीज रिकवर हुई हैं और अस्पताल में लाई गई हैं, जख्मी उसके अलावा हैं। एक दिन के लिए भी इसराइल ने अपनी जारियत जो है वो खत्म नहीं की है इस पूरे अरसे में जब से ये प्लान पेश किया गया है। तो मेरे लिए तो जाती तौर पर ये बोर्ड ऑफ पीस से ज्यादा एक कार्ड बोर्ड ऑफ पीस है, एक शाग नाजुक पे आशियाना बनाया जा रहा है मखसूस मफादात के तहत। अब देखते हैं कि ये चलता कब तक है। जी मुजीब, एक इसके अंदर मेरे सामने ये इलामिया पड़ा हुआ है जो 8 मुसलमान ममालिक, जिन्होंने शर्मुल शेख ने भी पहले 20 नुकाती एग्रीमेंट के ऊपर भी साइन किया था, उसकी एक शिक है कि हर मुल्क अपने मफाद के मुताबिक बाहमी तौर पे इस बोर्ड ऑफ पीस के साथ तय करेगा कि उसने क्या कमिट किया है। तो पहले जिस तरह आईएसएफ के ऊपर जो है साइन तो सबने कर दिए, मगर आईएसएफ दूसरे स्टेज के ऊपर ना बनी और अभी तक किसी मुस्लिम मुल्क ने कमिट नहीं किया कि वो अपनी फौज जो हैं वो डीमिलिटराइज हमास को करवाने के लिए भिजवाएंगे। तो आपका क्या ख्याल है कि जो एग्रीमेंट हर एक ने जो कमिट किए हैं वो मुख्तलिफ अपने मफादात के मुताबिक किए होंगे? अपने अपने मफादात की, मतलब टेस्ट केस हम लेते हैं, फर्ज करें पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान के अंदर ये बात जो ही सामने आ गई कि पाकिस्तानी फौज उधर भेज, तो साथ में ये बात भी आ गई कि उनसे डिमांड ये करना है कि आपने हमास को अनाम करना है। अब हमास को अनाम करना ये तो नहीं कि आप जाके दरवाजे पे नॉक करें, हेलो जी आप हमें अपना असला दे दो और वो दे देंगे, वो तो लड़ाई के जरिए होगा। तो कोई भी मुसलमान मुल्क इसके लिए तैयार नहीं होगा कि वो जाके लड़े वहां पे, और यही सबसे बड़ा मसला है। इसीलिए तुर्की
की फौज वहां पर नहीं जाएगी। आई थिंक ऑडियो पे और कतर को क्यों आपने डॉक्टर साहब, ये जो दूसरा इसका ख्याल है कि अगर गाजा से आगे जब ये बताया जा रहा था कि ये जो एक इस तरह यूनाइटेड नेशन का कोई पैरेलल एक बॉडी बनने जा रही है और ये इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी जाएंगे, तो ये जो ममालिक जिन्होंने साइन किया है अब उसकी खदोखाल सामने नहीं आए हैं, मगर ये अफोर्ड नहीं कोई भी करता कि एक ब्लैंकेट किस्म का ट्रंप के सुपरविजन में चेयरमैनशिप में एक इदारे पे ये साइन कर दिया जाए। कल को वो रेजोल्यूशन कोई फॉर एग्जांपल यूक्रेन के मुतल्लिक या जो है ईरान के मुतल्लिक, ग्रीनलैंड के मुतल्लिक आ जाता है, तो तमाम इंडिपेंडेंट जो मुल्क हैं वो ब्लैंकेट किसी को भी वो अपना ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए ये सोचना कि जनाब ये बस सब ने कमिट कर लिया है, मुझे मुश्किल लगता है। क्या कहेंगे? ट्रंप पहली दफा सदर बने थे तब भी उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के बारे में बहुत ऐसे कलमात अदा किए थे जिससे ये लगता था कि वो यूनाइटेड नेशंस से पुल आउट करना चाहते हैं, या कम से कम वो फंडिंग जो अमेरिका देता है यूनाइटेड नेशंस को उसको वो रोकना चाहते हैं, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि इसका उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा और अमेरिकी मफादात के तहत जो दुनिया के मामलात चलने चाहिए यूनाइटेड नेशंस उस तरह से शायद अपना किरदार अदा नहीं कर रहा। यूनाइटेड नेशंस पर बहुत से एतराजात हो सकते हैं, लेकिन भला बुरा जैसा भी था एक फोरम था जिसमें तमाम जो मेंबर ममालिक थे उनकी एक आवाज थी और एक वजन था, और जो वीटो की ताकत थी वो भी सिर्फ अमेरिका के पास नहीं थी। अमेरिका की जो कोई उस हवाले से अगर अमेरिका किसी जारियत का मुजाहरा करता या कोई ऐसा काम करता तो दूसरे ममालिक के पास भी वीटो पावर थी। लेकिन अब ऐसे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी दूसरी मुद्दत में अपने उस मंसूबे को अमली जामा पहनाया है इस बोर्ड ऑफ पीस के बहाने और उसका दायरा कार बहुत ज्यादा फैला दिया है। अब फर्ज कीजिए कि कल को अगर ये जो ग्रीनलैंड के बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, अगर वहां मामला चला जाता है तो क्या फिर वहां भी जो ये बोर्ड ऑफ पीस है इसकी अमलदारी होगी? इस वक्त दो तरह के ममालिक जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस पूरे मंसूबे में खड़े हैं। एक तो वो है वो 11 ममालिक जिनका आपने जिक्र कर दिया, जो वैसे तो उन पर पाबंदी है, लेकिन मखसूस मफादात के तहत उन ममालिक की हुकूमतें जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के राइट साइड पर खड़ी होना चाहती हैं, उनको नाराज नहीं करना चाहती, सो उनके तो वो मकासद हैं। दूसरी तरफ आप मुझे बताइए कि परमानेंट मेंबरशिप के लिए अगर $1 अरब की डिमांड हो रही है तो कौन सा ऐसा मुल्क होगा जो सिर्फ अमन कायम करने के लिए $1 अरब देगा और उसका बोझ अपने टैक्स पेयर पर डालेगा? यह सिर्फ उसी सूरत पे मुमकिन होगा अगर उनको ये बावर कराया जाएगा कि जो डिविडेंड्स वहां से हासिल होंगे, जो माली मफादात वहां से हासिल होंगे, उस जमीन पर कब्जा करके उसमें आपको भी हिस्सा मिलेगा। सो ये प्लान बड़ा वाजे है, इसमें पीस कहीं नहीं है, इसमें पैलेस्टीनियंस कहीं नहीं है। ये बेसिकली डॉक्टर साहब ये मुझे समझ आ रही है कि ये आप कह रहे हैं कि ये रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट ज़्यादा लग रहा है, ये अमन का प्रोजेक्ट कम लग रहा है। मुझे मैं ये एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसके ऊपर बड़ा तनकीदी बयान जारी किया है कि ये यूनाइटेड नेशंस के ऊपर हमला है। फिर यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल साहब उन्होंने भी काफ़ी एक तनकीदी किया हुआ है कि अंडरमाइन यूनाइटेड नेशंस के रोल को जो किया जा रहा है, और इशारा नाम लिए बगैर अमेरिका का उन्होंने वेनेजुएला और ग्रीनलैंड के हवाले से जो बयानात आ रहे हैं उस पर एक बड़ी तनकीदी किस्म का बयान जारी किया है। मुझे लगता है ज़्यादातर मुल्कों ने, बड़े मुल्क जो इम्पोर्टेंट पावर्स हैं, ग्रेट पावर्स और इम्पोर्टेंट पावर्स, उन्होंने इसको ज़्यादा वैल्यू नहीं दी। कोई किसी ने भी इसको ज्वाइन नहीं किया और कोई इशारा भी नहीं दिया कि वो इंटरेस्टेड है। मुजीब जी आमिर साहब, ये मुझे एक शेख चिल्ली का ख्वाब नजर आ रहा है, क्योंकि जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेसिडेंट हैं तो चंद जो खुशामदी मुल्क हैं वो आगे पीछे होते रहेंगे, उनको इन्वेस्टमेंट के मौके भी मिलेंगे वहां पर, उनको जैसे डॉक्टर साहब ने कहा वहां से जो डिविडेंड है उसमें से भी फायदा होगा।
मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कल को जब प्रेसिडेंट ट्रम्प सदर नहीं रहेंगे तो अमेरिका की फौज नेक्स्ट सदर के हाथ में होगी। अमेरिका की डिप्लोमेटिक पावर जो है दूसरे ममालिक के साथ बातचीत का और डील्स का, वो किसी और प्रेसिडेंट के हाथ में होगी। इजराइल के साथ एज ए गवर्नमेंट अमेरिका जब बात करेगी तो उसमें ट्रम्प नहीं होगा। फिर ये देखा जाएगा कि उस वक्त जो लोग पैलेस्टीनियंस आ जाएंगे वापस, वहां पे इजरायली होंगे, फौजी भी होंगे, कंट्रोल उनके हाथ में होगा, उन किस तरह रिएक्शन उनका क्या होगा। गारंटी दे कि हम आपकी हर बात मानेंगे, तो वो, और आपकी जैसे कहा कि 3 साल बाद ट्रम्प खुद फैसला करेगा कि वो चेयरमैनशिप छोड़ना चाहता है या नहीं चाहता। तो हम सबको मालूम है कि सदर ट्रम्प क्यों कर वो छोड़ना चाहेंगे या जेरेड कुशनर को डाल देंगे। ये तो यार रियल एस्टेट डेवलपर्स इकट्ठे हुए हैं और उनका एक ख्वाब है कि वहां पे गोल्फ कोर्सेज बनेंगे, वहां पे क्लब्स बनेंगे, वहां पे मतलब बीच डेवलप करेंगे। तो ये कहने में वही कहने की बातें हैं, करना इतना आसान नहीं है। डॉक्टर साहब, मुजीब कह रहे थे कि ज़्यादातर इसके अंदर खुशामदी मुल्क हैं। मैं कह लेता हूं कि वो मुल्क हैं जो कि ट्रंप को नाराज़ नहीं करना चाहते, और अभी तक इनमें से काफ़ी मुल्कों की ये कामयाबी समझी जाती रही है कि उसके मिजाज को देखते हुए उन्होंने गैर ज़रूरी अपने तल्लुकात ख़राब नहीं किए, और कई लोग उस टैरिफ से अमेरिका के बच भी गए हैं। मगर बरतानिया में ख़ास तौर पे मैं देख रहा था, ये बहस चल रही थी कि जनाब ये जो साइन किए जा रहे हैं ये बाइंडिंग भी हो सकते हैं। सो अगेन ये इम्पॉर्टेंट होगा कि जो जो दस्तखत किए हैं, और हर मुल्क के ज़ाहिर है बाहमी मफादात मुख्तलिफ हैं, तो जब तक ये सामने नहीं आता कि किसने क्या साइन किया है तो ये एक सवाल तो रहेगा। देखिए, ये यूरोपीय ममालिक खास तौर पर या बरतानिया जो ट्रेडिशनल एलाइज रहे हैं अमेरिका के, वो सिर्फ इस मुआहदे को नहीं देख रहे, वो डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत के बदलते हुए पहलू को देख रहे हैं और उसके साथ बदलते हुए अमेरिका को देख रहे हैं। मैं इससे पहले भी कह चुका हूं कि अमेरिका की हैसियत इन ममालिक के लिए वो थी कि अमेरिका ने अगर कोई माशी मुआहदा किया है या माशी पॉलिसी जारी की है तो ये तमाम मुल्क उसके साथ जुड़ जाते थे। कहीं जंग का ऐलान किया है या फौज कशी की है तो ये ममालिक चुप करके नेटो एलाइंस खास तौर पर अमेरिका के साथ वहां चले जाते थे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह के तर्ज अमल का मुजाहरा किया है, जिसमें वो सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं और अपने इत्तेहादियों की कोई परवाह नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कोई तनाज़ा हो या उनके जो डिप्लोमेटिक मफादात हों, उनके माशी मफादात हों, बल्कि उल्टा वो एक जारे के तौर पर सामने आए हैं। तो उसमें ये मुल्क जो है ये अपने ऑप्शंस को वे कर रहे हैं, और चीन की सूरत में उनके पास एक ऑप्शन मौजूद है जो इनको टैप करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों का मसला ये है कि एक तो बात ठीक है बिल्कुल कि अमेरिका हमारा एक बड़ा दिफाई पार्टनर है, बड़ा माशी पार्टनर है, हमारे लिए एक मंडी है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के इस वक्त जो इंटरनल मखसूस हालात हैं उसमें मौजूदा जो हुकूमत है उसको डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने से एक ताकत का एहसास होता है, एक लेजिटिमेसी का एहसास होता है। दूसरी तरफ जो हमारे एक हालिया जंग हुई है भारत के साथ, उसके बाद भी अगर आप खित्ते के हालात देखें तो मेरा ख्याल है कि शायद उस बुनियाद पर ये फैसला किया जा रहा है कि हमें डोनाल्ड ट्रंप की राइट साइड पर रहना चाहिए, और जाहिर है कि टैरिफ के मामलात उसके साथ जुड़े हुए हैं। मुजीब, ये ज़ाहिर दुनिया में यूनाइटेड नेशन के 160 के करीब मेंबरान हैं, और ये 20-25 ममालिक ने जो है ना, ये नंबर वेरी कर रहा है क्योंकि ये मुख्तलिफ ज़राए से नंबर्स आ रहे हैं, ऑफिशियल अभी भी क्लैरिटी नहीं है। तो उसमें भी ज़्यादातर जो 13-14 तो मुसलमान ममालिक हैं, तो जिससे कि अखज़ किया जाता है कि ये इस खित्ते मिडल ईस्ट से रिलेटेड ख़ास तौर पे जो है, और जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि रियल एस्टेट का ज़्यादा प्रोजेक्ट है, मगर 2-3 ख़तरनाक चीज़ें इसमें बहरहाल हैं। जिस तरह आज जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी तकरीर के अंदर हमास को डीमिलिटराइज करने के हवाले से खिताब में जिक्र किया। दूसरा भी ईरान के ऊपर एक तलवार लटक रही है कि अभी फ़िलहाल तो वो हमला जो है टल गया, मगर ये अभी नहीं कहा जा सकता वसूख के साथ कि ये हमेशा के लिए टल गया है। सो ये साइन करने का
रीजनल मिडल ईस्ट खास तौर पे जो हमारे नेबरहुड में जियो पॉलिटिक्स पे असरात क्या होंगे? आमिर साहब, ईरान वो खेल रहे हैं सबके साथ, प्रेसिडेंट ट्रम्प, क्योंकि अगर आप देखें ताल्लुकात का असर, जिस तरह मार्क कार्नी जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने बिल्कुल साफ अल्फाज में कहा अपनी तकरीर में कि जो वर्ल्ड ऑर्डर था 80 साल से जो राज था, जिसको अमेरिका लीड कर रहा था और दूसरे एलाइज थे वेस्टर्न, और वो जो है वो सिर्फ ट्रांजिशन नहीं है, वो रप्चर का शिकार है। नाम नहीं लिया उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प का, मगर इशारा वही था कि ये जो हो रहा है ये सब, तो उसके जवाब में ट्रम्प ने उसका नाम लिया कि मार्क कार्नी को कहा कि अगली दफा अमेरिका के ऊपर तनकीद करने से पहले आप ये जहन में रखें कि हम हैं तो आप हैं, हम आपको संभाल रहे हैं। इसी तरह इसराइल के साथ भी वो यही खेल खेल रहे हैं, क्योंकि 5 दिन पहले तक तो इसराइल राजी नहीं था यहाँ पे आने में, क्योंकि उनकी कुछ डिमांड हैं, तुर्की ना हो, कतर ना हो, हमारा ये रोल हो, आपका ये रोल हो। ईरान, अच्छा तो ट्रम्प ने अगर एक दफा कह दिया कि ईरान के लिए खतरा टल गया है, इसका मतलब है कि फलस्तीन इसराइल उधर कहेगा कि भाई हमने तो आपसे ये गारंटी मांगी थी कि ईरान को, तो उनको भी प्रेशराइज कर रहे हैं कि हमारे प्लान के साथ आओ और जो हम खेल खेल रहे हैं उसका हिस्सा बन। इसके लिए इसराइल बैक एंड फोर्थ इसलिए कर रहा है। अभी आज के दिन जब हम बात कर रहे हैं, होना तो ये चाहिए था कि जो एक पैलेस्टीनियन कमेटी बनी थी 15 टेक्नोक्रेट्स की, जिन्होंने चीजों को देखना था और रफा क्रॉसिंग के जरिए आना था उन्होंने, और इस इलाके में सारा, तो उन 15 टेक्नोक्रेट्स जो पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट हैं, उनको इजराइल नहीं आने दे रही। रफा क्रॉसिंग के जरिए उनको मना किया गया अंदर आने से, और वही लेबनान पे भी जारी है। तो मुसलमान ममालिक जो हैं रीजन में, जिस तरह पहले इजराइल के मामले में और फलस्तीन के मामले में ज्यादा मौसर नहीं साबित हुई, कहीं नहीं लग रहा कि इस दफा भी कोई ज्यादा वही ये खेलेंगे मगरबी ताकतों के हाथों में। मगर एक जरूरी बात यह है कि अभी हमने मतलब चीन को नहीं बुलाना इस सारे प्रोसेस में, हमने जर्मनी को नहीं बुलाना, फ्रांस को नहीं हमने, क्योंकि ये वीटो पावर वाले मुल्क हैं। क्योंकि जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रम्प ने खुद को एज ए चेयरमैन, फर्ज करें कल कोई सारे मुसलमान ममालिक मिलके कोई बिल ले आए इस बोर्ड के अंदर, तो इजराइल को उसके एतराज होगा, तो इजराइल तो उसको वीटो नहीं कर सकता, मगर चूंकि इजराइल यूएस को इन्फ्लुएंस कर सकता है और ट्रम्प को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ट्रम्प कहेगा कि नहीं वीटो, क्योंकि उसने खुद को वीटो पावर दिया हुआ है। तो मुसलमान ममालिक वैसे ही इनकी गोद में खेलेंगे और कर कुछ नहीं पाएंगे। ये डॉक्टर साहब, ये मुजीब का ये ख्याल कि ये एक शोबदाबाजी है कि मेडुरो के अगवा से कोई जो है ना अभी कोई उसमें से नतीजा निकलता नज़र नहीं आ रहा, और जिस तरह आपने कहा यूरोप इसको लार्जर तनाजुर में देख रहा है, और जिस तरह के इशारे वहाँ से आ रहे हैं, एक मार्क कार्नी की तकरीर आई है, जिस तरह कास्त्रो की या मंडेला की सुनी जाती थी, इस फोरम में सबसे ज़्यादा उनकी तकरीर सुनी गई है। उस तरह ही उनका कनाडा का चीन की तरफ जिस तरह इलेक्ट्रिकल व्हील्स की इंपोर्ट या सोयाबीन की एक्सपोर्ट के हवाले से एग्रीमेंट हुआ, यूरोप भी जिस तरीके से फ्रांस ने ख़ास तौर पे चीन के साथ अपने तल्लुकात बढ़ाने की बात की हुई है, तो इस लार्जर फ्रेमवर्क में रीअलाइनमेंट जो ग्रेट पावर्स की आपस में हो रही है, इस फोरम को कैसे देखते हैं और इस बोर्ड ऑफ पीस को उस तनाजुर में? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो मैं ऑन अ लाइटर नोट कमेंट ऐड करूंगा जो मुजीब ने पहले बात की थी कि जब तक ये सारे मंसूबे पूरे होंगे जिनके दावे किए जा रहे हैं, तब तक डोनाल्ड ट्रंप खुद सदर नहीं होंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन शायद इसीलिए जल्दी भी है उनको, क्योंकि जो नौसरबाज किस्म का व्यापारी होता है उसको ये जल्दी होती है कि मैं अपने पैसे खड़े करके निकल जाऊं, बाद में जो कुछ होता रहेगा वो अगले आने वाले देखते रहेंगे। तो मुझे तो इस तरह की सूरत हाल नजर आ रही है। दूसरी बात ये कि दुनिया आपको वापस एक बाइपोलर वर्ल्ड की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, और उसमें अमेरिका जब साउथ चाइना सी की बात करता है, जब चीन की या रूस की बात करता है, तो अमेरिका
को खतरात दरपेश हैं, और वो माशी खतरात हैं, क्योंकि जिस किस्म के एडवेंचर्स अमेरिका करता रहा है पूरी दुनिया में, उसका एक प्रेशर अमेरिकी इकोनॉमी पर आ रहा है। जो वादे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन में किए थे अपने इलेक्टोरेट से, उनको वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ऐसे लग रहा है कि उन्होंने इसको मुल्क से बाहर ले जाने का फैसला कर लिया है। अब इस वक्त वो मुल्क के अंदर जो मसाइल हैं उनकी कोई बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ इंटरनेशनल इश्यूज की बात करते हैं, और इम्प्लाई वो ये कर रहे हैं कि अगर ये चीजें मैं कर पाऊं तो मुल्क के अंदर भी मैं चीजें दुरुस्त कर लूंगा। ऐसा नहीं होगा। अगले साल जब मिड टर्म इलेक्शंस होंगे तो अभी से अंदाजा लगाए जाने शुरू कर दिए गए हैं कि उनको और उनकी पार्टी को इसका नुकसान होगा। लेकिन अभी तक क्योंकि वो एक इस किस्म की शख्सियत है कि वो अपनी कमजोरी को तस्लीम करने पर तैयार नहीं होते हैं, वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब वो वक्त आएगा तब वो भी देख लेंगे और बाकी सारे लोग भी देख लेंगे। लेकिन इसका फायदा जो है वो यकीनन चीन को होगा और रूस को होगा, क्योंकि वो इस वक्त एक अलायंस में इकट्ठे हो रहे हैं, और ये सारे मुल्क जो है उनको डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से पुश कर रहे हैं उनकी तरफ। तो मुझे तो ये नजर आ रहा है अगले चंद सालों में कि आपको ये रीअलाइनमेंट बढ़ती हुई नजर आएगी, खास तौर पर अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पॉलिसी को रिविजिट ना किया। जी मैं भी एक लाइटर वेन में डॉक्टर साहब की तरह कहूँ कि बड़ा मैं भी इंटरेस्टेड हूँ देखने में कि कौन सा मुल्क होगा या कौन सी पार्टी होगी जो $1 बिलियन जो है खर्चेगी, जबकि पता ही नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के बाद या उससे पहले उस $1 बिलियन का क्या बनेगा। मगर ये अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है ख़ास तौर पे हमें यही बताया जाता है कि वो वहाँ पे उनके पोल्स के अंदर अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे और मिड टर्म इलेक्शंस भी आ रहे हैं। वेनेजुएला का कोई इतना अच्छा असर नहीं पड़ा। तो ये जो उनकी ग्रीनलैंड के ऊपर स्टेटमेंट्स हैं या ये बोर्ड ऑफ पीस का, कोई आपको लगता है कि अमेरिका की दाखिली उनकी पोजीशन जो है मिड टर्म इलेक्शंस के अंदर इंप्रूव कर जाए पोल्स में? आमिर साहब, इस बात को लेके चाहे वो वेनेजुएला का चैप्टर हो, चाहे वो ईरान का चैप्टर हो, ईरान पे जिस तरह बैक ट्रैक किया है और वहां पे लोगों को उकसा करके आप गलियों में आए, उनको मारा गया वहां की अथॉरिटीज के हाथों, और फिर पीछे हट गए कि हाँ एक पहले तो बात ये थी कि अगर गोली चली तो देख लेंगे हम। अच्छा, गोली तो चल गई, एक दफा नहीं 50,000 दफा चल गई, अब क्या देखना है आपने? आज आपने बयान देख लिया कि नहीं हम फिलहाल, वो आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम की लुकिंग फॉर अ न्यूक्लियर डील। तो बात यही है, आप यूजू ने कहा है कि अगर न्यूक्लियर पे आपने शुरू किया दोबारा तो फिर हम देखेंगे। इसी तरह उनको कोई परवाह नहीं, क्योंकि मिड टर्म्स में ट्रंप नहीं हारेगा, मिड टर्म में रिपब्लिकन पार्टी हारेगी और ट्रंप का ये लास्ट टर्म है, वो दोबारा सदर के लिए रन नहीं कर सकता। जो इनके नाक़दीन हैं उनका ख्याल है कि ही डज नॉट केयर अबाउट एनीथिंग। वो अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स को लग रहा है कि वो सिक्योर करना चाह रहे हैं किसी जगह पे जाके ये बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज के साथ, जिन्होंने थोड़ी सी भी ऊपर बात की ना, तो एग्जॉन में सुन रहा था जब वो लाइव एग्जीक्यूटिव्स को जब वो होस्ट कर रहे थे व्हाइट हाउस में, तो उसमें एग्जॉन ने खुल के कहा कि सीईओ ने कि हमें गारंटीज चाहिए वेनेजुएला में, हमें वहां पर लूटा गया है, हमारा $80 बिलियन 86 बिलियन समथिंग हमारा वी हैव लॉस्ट देयर। अब क्या गारंटी है कि हम वहां दोबारा जाएंगे और हमें वहां पे मतलब नुकसान नहीं होगा, या हमें कोई उनकी सारी मशीनरी वहां पे रिफाइन सब कुछ वो जब्त कर दिया था वहां की हुकूमत ने। तो इन्होंने कहा हम इस तरह नहीं जाएंगे कि आप कहें कि हाँ सब्ज बाग दिखा दें हमें, और ये लाइव चल रहा था। तो उसके बाद 2 दिन बाद ट्रंप ने कहा एग्जॉन को हम नहीं जाने देंगे उधर। ही सेड दे आर प्लेइंग वेरी क्यूट, तो उनको हम नहीं जाने देंगे। तो वो इसी जिस तरह उनके कारोबार हैं और क्योंकि क्वेश्चनर को एक जगह पे बिठाना, दूसरी जगह पे बिठाना, तीसरी जगह पे, इसका मतलब यही है कि अपने कारोबार पे आप उनकी क्रिप्टो को देख लें, बिलियंस ऑफ डॉलर्स सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर इनकी प्रेसिडेंसी के बाद उन्होंने ऐड किए हैं अपने। So he doesn't care
looks like, I mean, seemingly. डॉक्टर साहब, प्रेसिडेंट ट्रम्प मे नॉट केयर, मगर रिपब्लिकन पार्टी के हारने से उनके पास अगर ये हाउस कांग्रेस नहीं रहती है तो उनकी एबिलिटी टू डिलीवर जो है बहुत महदूद होकर रह जाती है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है अमेरिका के सिस्टम की। क्या कहेंगे? देखिए, मसला ये है कि ये बात इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप समझने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये ख्याल है कि वो बहुत पॉपुलर हैं और ही कैन गेट अवे विद एनीथिंग। जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, वो जो अमेरिका में जो एवरेज जो की बात होती है, फूड ऑन द टेबल की बात होती है, उसको वो समझने के लिए तैयार नहीं है। 1 साल गुजर गया है और मैं टेक्सास में रहता हूं, जो एक डीप रेड स्टेट समझी जाती है, रिपब्लिकन अक्सरियत है यहाँ पर। मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिलता हूं जो ये कहते हैं कि हमने जो उम्मीदें उनसे लगाई थी वो पूरी नहीं हुई। यूक्रेन की जो जंग है उसको बंद करवाना निस्बतन आसान था शायद उनके लिए, लेकिन वो भी नहीं करा सके। कुछ ये कि फलस्तीन में वो अमन करवा सकेंगे और देर पा अमन करवा सकेंगे। महदूद मुद्दत के लिए तो शायद वो अपने मफादात पूरे करवा सके, लेकिन ये देर पा हल नहीं होगा और सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग होगा, जो किसी भी वक्त वो लावा जो है वो दोबारा उबल सकता है। दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म में क्या होता है, कल को नई आने वाली कोई और एडमिनिस्ट्रेशन इसके हवाले से क्या फैसला करती है। मसला ये है कि तब तक अगर ये सेटलमेंट्स वहां हो जाती हैं, ये डेवलपमेंट्स वहां हो जाती हैं, फलस्तीनियों को वहां से ड्राइव आउट कर दिया जाता है, हमास को जिस तरह से वो डीमिलिटराइज करना चाहते हैं वो कर देते हैं, तो उसके बाद जो बची खुची सकत है फलस्तीनियों के अंदर वो भी खत्म हो जाएगी और उसको दोबारा से ताजा करना बड़ा मुश्किल होगा। एक पॉइंट अलबत्ता मैं ये जो वहां फौजें भेजने की बात हो रही है उसके हवाले से जरूर करना चाहूंगा। मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो इससे जहां तक पाकिस्तान पहुंच गया है वो इससे मना कर सकेगा। खास तौर पर अगर तुर्की और सऊदी अरब की फौजें गई तो पाकिस्तान भी अपनी फौज जरूर भेजेगा। बहरहाल ये आने वाले वक्तों में देखा होगा। लास्ट में जो आपसे चाह रहा हूँ मुजीब कंक्लूजन, वो कि एक बहरहाल ये क्वेश्चन रहता है कि ईरान के ऊपर हमला होता है या नहीं होता। पिछला जो वहाँ पे अटेम्प्ट था वो कोई कामयाब नहीं रहा। तो ये जो बोर्ड ऑफ पीस का सारा जो वाक़या हुआ है, इससे आपके ख्याल है अमेरिका, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इनकरेज महसूस करेंगे कोई इस तरह की एग्रेसिव पॉलिसी परसू करते हुए, या डिस्करेज? किस चीज के ऊपर? ईरान? अगर कोई फ्यूचर में प्लान ईरान के ऊपर हमला या जारियत करने का बनता है तो ये वहाँ पे एक तरफ आप गाजा के अंदर जो है अमन लाना चाह रहे हैं और एक तरफ आप ईरान के ऊपर जारियत करते हैं, तो ये एक मुतजाद किस्म की पॉलिसी होती है। जी जी बिल्कुल, इसी वजह से उन्होंने अपना स्टांस बिल्कुल यू टर्न लिया है ईरान के ऊपर, क्योंकि उधर ये it is the biggest business deal that they are मतलब negotiating। तो उसके ऊपर अगर अभी ईरान के ऊपर हमला होता तो और वहाँ पे बहुत सारे ममालिक हैं जो कि ईरान की एलाइज हैं और इतना डिसरप्शन पैदा होता कि फिर आप गजा के पीस प्लान की बजाय पूरे मिडिल ईस्ट के लिए आप एक पीस प्लान बनाना होगा। तो ये उस वजह से थोड़े स्लो जा रहे हैं। दूसरी, वो मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, जब आपने पूछा रिपब्लिकन पार्टी का, तो वो देखें उन पार्टी के अंदर से तो आवाजें उठ रही हैं। अब मार्जरी टेलर ग्रीन को देख लें, फिर 3-4 अभी जो सेनेटर्स हैं जो डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर उन्होंने 2-3 पिछले बिल्स पास कराए हैं, इसी वजह से, क्योंकि वो अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। एंड दे आर इन सिचुएशन वेयर उनके पास कोई हल नहीं है, क्योंकि जब तक मिड टर्म्स नहीं होते, अब जो कोई आवाज उठा लेता है, ट्रंप उनको कहता है यू आर गोना बी प्राइमरीड। तो मेरी इनकी वजह से अगर वो अपनी सीट हारें तो फिर वो इसलिए वो कुछ नहीं कह सकते अभी। हाँ, मिड टर्म के बाद मुझे इस तरह नजर आ रहा है कि काफी सारे रिपब्लिकन जो हैं जो अभी आवाज नहीं उठा सकते वो फिर उठा पाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई और डर होगा नहीं। इलेक्शन या वो हार चुके होंगे या जीत चुके होंगे और उसके बाद कोई ऐसा नहीं होगा जिसको ट्रंप कहे कि भाई इनको वोट मत दो। डॉक्टर साहब, लास्ट वर्ड्स। जी बिल्कुल, लास्ट जो है ना वो मैं बिल्कुल इस मामले में क्लियर हूं कि ये इट्स अ नॉन स्टार्टर। ये आपको कुछ अरसे तक इस तरह की जो वो शोमैनशिप है वो नजर आएगी। और आपने जो कहा कि ये क्या बोर्ड ऑफ पीस इससे आगे जाएगा, मेरा ख्याल है उन्होंने डोर खुला रखा हुआ है,
ये जो उन्होंने इसका चार्टर फैला दिया है कि ये दुनिया के दूसरे कॉन्फ्लिक्ट्स में भी अपना रोल अदा कर सकता है, तो ईरान या कोई भी और मुल्क इस हवाले से इस एम्बेट में आ सकता है। लेकिन फिलहाल मैं मुजीब से इत्तफाक करता हूं कि उनका पूरा फोकस ये है कि जो भी उनका मंसूबा है, वो जो रियल एस्टेट का प्लान है, उन्होंने उसको जल्द से जल्द एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, प्लान को जल्द से जल्द एग्जीक्यूट करना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अवैस सलीम और मुजीब रहमान हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। इसी नोट पे प्रोग्राम को खत्म करेंगे। देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।